नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी बवाल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है। हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में आयोजित नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम को सीएम धामी ने संबोधित किया और इस दौरान सीएम ने कहा कि हल्द्वानी के वनभूलपुरा में जिस विवादित स्थान को लेकर उपद्रव हुआ, उस स्थान पर अब पुलिस का जो है वहां पर बनाया जाएगा। और सीएम ने यह भी कहा कि देवभूमि में इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले पर कानून अपना काम कर रहा है। और वनभूलपुरा में भी अब आपको बताते चले कि हल्द्वानी हिंसा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान आना, कहा कि विवादित स्थान को बनाया जाएगा पुलिस थाना। हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर, हिंसा के 25 आरोपियों का मेडिकल टेस्ट बेस अस्पताल में कराया गया। आरोपियों का परीक्षण, कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मेडिकल। हिंसा के बाकी आरोपियों की तलाश लगातार जारी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मेडिकल होगा। हिंसा के बाकी आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच में मेडिकल भी कराया गया है। बड़ी खबर हल्द्वानी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मेडिकल हुआ है। और बड़ी खबर इस वक्त की, हल्द्वानी से हिंसा के 25 आरोपियों का मेडिकल कराया गया। बेस अस्पताल में कराया गया आरोपियों का प्रशिक्षण और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मेडिकल हुआ। हिंसा के बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरें हल्द्वानी से हैं, जहां पर आरोपियों का टेस्ट कराया गया है और हिंसा के 25 आरोपियों का मेडिकल टेस्ट किया गया। और साथ ही लगातार हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट का बयान सामने आया। उन्होंने वनभूलपुरा में हुए मामले पर कहा कि यह घटना किसी की सोची समझी साजिश थी। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में वनभूलपुरा में आपको बता दें कि पेट्रोल बम और साथ ही पत्थर कहां से आए। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दंगाइयों के खिलाफ पुलिस प्रशासन और सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और असामाजिक तत्व अब ज्यादा दिन पुलिस के आगे नहीं टिक पाएंगे। इस दौरान मंत्री ने दंगे में घायल पुलिसकर्मियों और साथ ही पत्रकारों और निगम कर्मियों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कभी भी हमारे यहाँ ऐसी घटना नहीं घटित हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। सौहार्द बिगाड़ा गया है। हम लोग बहुत मिलजुल के यहाँ रहते हैं। मैं तो आज भी सबसे अपील करता हूँ कि जो अपराधी होता है उसकी न कोई जाति होती है न धर्म होता है। इसलिए कहीं पर भी आपसी सौहार्द को हमको बिगाड़ना नहीं है। हम लोगों को मिलजुल। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इसके साथ में दल बदल की राजनीति भी शुरू हो गई। और ऐसे में जहां पर बीजेपी मिशन 2024 को लेकर सदस्यता अभियान और अब की बार 400 के पार का संदेश के साथ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस भी 2024 के चुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता प्रदेश का दौरा कर रहे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे। तो वहीं 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी कांग्रेस के विधायकों, पूर्व सांसद और पूर्व विधायकों के साथ में बैठक कर मिशन 2024 को लेकर पार्टी की तैयारी परखने में लगी हुई हैं। तो बीजेपी कुछ भी कहे, बीजेपी पहले अपना घर ठीक रख ले और अपना काम कर ले। सरकार चलानी है, सरकार चला कर दिखाएं वो पहले ढंग से। क्यों ऐसा हो रहा है, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं कुछ स्थिति पैदा हो रही है। पहले जब उनको जब मैंडेट मिला जैसे भी, लेकिन सरकार उनकी बनी है तो सरकार चला कर दिखाएं। राज्य में सुख चैन शांति रहे, राज्य आगे बढ़े। उनका उत्तराखंड दौरा जो चल रहा है वो उनकी पार्टी की समीक्षा कम, उनको अपने विधायकों का पार्टी छोड़ने का डर ज्यादा सता रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने जो अपने विधायकों से अलग अलग बातें की,
और जिस प्रकार से उनके पिछले दौर जब उनका दौरा था उस समय करीब करीब 3000 लोग भारतीय जनता पार्टी उसी दिन ज्वाइन की जब वो प्रदेश के दौरे पर थी। और जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड के दौरे पर आए उस दिन भी हजारों की संख्या में कांग्रेस छोड़कर लोग भाजपा में शामिल हुए थे। तो आगे 2024 चुनाव के क्या हश्र होगा ये तो उत्तराखंड की जनता ने उनको एक बार ने अनेकों बार जवाब दे दिया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। जसपुर में बीजेपी की तरफ से आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं ने गांव चलो अभियान का आगाज किया है। साथ ही प्रवासी कार्यक्रम के तहत बीजेपी नेता अशोक खन्ना और प्रजापति के साथ में नगर के काली मंदिर रोड से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और जिसके बाद में नरेश कुमार कश्यप के निवास पर प्रवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही राधा कृष्ण मंदिर पर सफाई अभियान चलाया गया। मंदिर में पूजा अर्चना कर नगर क्षेत्र की महिला शक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसके बाद में ओबीसी मोर्चा के नगर अध्यक्ष अशोक खन्ना प्रजापति ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के चलते पार्टी के निर्देशानुसार गांव चलो अभियान कार्यक्रम किया गया। जितने भी हमारे कमेटी के लोग थे सब उनके साथ बैठ के हमने वहाँ पर मोदी जी की सारी उपलब्धियाँ गिनवाई और घर घर जाकर उन्हें सबको बताया, समझाया और उसके बाद पास में एक मंदिर पर हम गए उनके साथ। वहां जाके हमने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी लगातार पार्टी के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने स्पष्ट किया कि पार्टी की केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी के बाद में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी भी इस पर अपनी राय देगी। आगामी 16 फरवरी को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी होने जा रही है। देखिए उसमें प्रक्रिया है, हम लोगों से राय मशवरा हुआ है। अभी आज भी इस वाले में भी ये भी एक है, फिर हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की 16 तारीख को बैठक है। फिर ये हाईकमान को चीजें जाती हैं, वहाँ भी 2 स्टेप्स हैं। उसके बाद मेरे ख्याल से जल्दी इसको कर दिया जाएगा। अब मैं मतलब एकदम डेट तो मैं नहीं कह सकता, पर मुझे उम्मीद है कि जल्दी डिक्लेयर। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया। आपको बताते चले कि राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी का भी 6 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद में सीट खाली हो गई है। इस सीट पर 27 फरवरी को चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव में पहले महेंद्र प्रसाद भट्ट को उम्मीदवार बनाए जाने के सियासी मायने हैं। महेंद्र प्रसाद भट्ट ब्राह्मण चेहरा हैं और बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व का उन्हें राज्यसभा में भेजे जाने के फैसले को जातीय समीकरण में
संतुलन साधने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने राष्ट्रपति आदरणीय नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, प्रदेश के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे जैसे साधारण कार्यकर्ता को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि संगठन के कार्यों को लेकर और सरकार के साथ विकास कार्यों के विषय को लेकर जो भी दायित्व पार्टी मुझे देगी और सरकारी दृष्टिकोण से मैं हूँ तो जो भी। देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को आपको बता दें कि पार्टी अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इसी को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस एक सहनशील पार्टी है, लेकिन सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। हरीश रावत ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम खुद भी ऐसा करने के लिए पार्टी को आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस का पक्ष रखते हुए, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से उनके बयान चल रहे उसे पार्टी अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। आपको बताते चले कि पार्टी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निष्कासित कर एक संदेश दिया है कि जो भी अनुशासनहीनता करेगा और पार्टी को डेमोरलाइज करने का काम करेगा उसके ऊपर पार्टी एक्शन लेगी। खबर देहरादून से आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम निष्कासित किए गए हैं और साथ ही अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें निष्कासित किया गया है। खबर देहरादून से जहां पर कांग्रेस में बैठकों के दौर नियंत्रण जारी है और आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा विगत 10 तारीख से उत्तराखंड के दौरे पर हैं और सभी कार्यकर्ताओं से संपर्क भी स्थापित किया जा रहा है, जहां पर विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ में देर रात तक बैठकों के दौर में भी जारी रही। तो वहीं आज अध्यक्षों की बैठक और प्रकोष्ठों के साथ में बैठक शुरू हो चुकी है। इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव का समय है और सभी लोगों से संपर्क करना जरूरी है, इसलिए इस 2 दिवसीय दौरे पर सभी कार्यकर्ता, विधायक गणों, अध्यक्षों आदि से चर्चा की जा रही और सभी फीडबैक भी लिए जा रहे, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो आगे भी इस तरीके के बैठकों के दौर जो हैं वो निरंतर जारी रहेंगे। पार्टी के बारे में, स्थिति पर, उनके एरिया के आगे चुनाव है, चुनाव के लिए भी वो सबसे बातचीत होती रही। और ये क्योंकि अभी मैंने प्रभार लिया, पहली बार सबसे बातचीत है तो थोड़ा विस्तार में सबकी बात समझें, देखें और आगे के लिए क्या सब मिलकर रणनीति अपनाएं, इन बातों पर, कुछ बिंदुओं पर विचार। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। आपको बता दें कि खबर देहरादून से है, जहां पर केंद्र सरकार द्वारा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के बाद में अब विपक्ष दल से भी पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न के खिताब से सम्मानित किए जाने के निर्णय को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल भी खड़े करते नजर आ रही। इस बात को लेकर संस्कृति विभाग के उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री मधु भट्ट ने भी कहा कि वासुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर हमने भारत के लिए काम करने वालों को सम्मानित किया है और किसी तरह से भेदभाव नहीं किया, जैसा कांग्रेस के शासन में हुआ होता था। इस देश के बहुत बड़े नेता थे। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री तो थे ही, लेकिन इस देश के गरीब, इस देश के कमजोर, इस देश के वो किसान, तमाम उन लोगों के नेता थे, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन जो टाइमिंग है, जिस प्रकार से पीवी नरसिम्हा राव साहब को या स्वामीनाथन जी को या चौधरी चरण सिंह जी को या लालकृष्ण आडवाणी जी को जिस प्रकार से भारत रत्न दिए गए, लालकृष्ण आडवाणी जी की क्या हालत इन्होंने करी, किस तरह का उनके साथ व्यवहार किया। अब भारत रत्न इसलिए दे रहे हैं कि उनको मालूम है। देखिए बहुत बड़ी, देखिए हमारी बहुत ही ये अमूल्य धरोहर है। भारत के लिए उन्होंने पूरा अपना सर्वस्व, जो मैं कहूँगी राजनीति में रहते हुए उन्होंने न्यौछावर किया है। उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दशा और दिशा दी है। प्रधानमंत्री काल में रहते हुए माननीय चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी हों, उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं। हमने कहा है ना कि हम सब सर्वे जो हमारा एक वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावना है, जो हमारे भारत के जो रत्न हैं, जिन्होंने भारत के लिए काम किया है, हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। हमने इसमें राजनीतिक कोई इस प्रकार की राजनीतिक भेदभाव नहीं किया। जिस प्रकार से आपने देखा होगा पुराने जो कांग्रेस के समय में जिस प्रकार से भेदभाव किया जाता था, वो भेदभाव को खबर देहरादून से है, जहां पर हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इसके अलावा पुलिस ने सपा नेता के भाई को भी हल्द्वानी हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस ने अभी तक 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। हल्द्वानी का जो ये हादसा सामने आया है, इसके अलावा देश के कोने कोने में आए दिन जो इंसिडेंट हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह करते हैं कि वो लोग जो कानून का पाठ पढ़ रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है देश के संविधान की रक्षा करना, अदालतों के मान सम्मान को बढ़ाना, वो खुद संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अदालतों को बेअसर किया जा रहा है। कोर्ट 14 तारीख तक कोर्ट का मामला था कि कोर्ट में बात होनी है। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर बनभूलपुरा क्षेत्र के अंतर्गत मलिक के बगीचे में बीते 8 फरवरी को नगर निगम प्रशासन की तरफ से अवैध मदरसे और नमाज वाली जगह को तोड़ा गया था। जिस दौरान हुई हिंसा में उपद्रवियों ने नगर निगम की 4 जेसीबी मशीन सहित कई वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया, जिस घटना के बाद में पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है। घटना के बाद में बनभूलपुरा में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। बढ़ते आगे आपको बताते चले कि 8 फरवरी को बनभूलपुरा में मलिक के बगीचे में अतिक्रमण हटाने पहुंची फोर्स और नगर निगम की टीम पर पथराव और उसके बाद में आगजनी और दंगे करने के बाद में क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया। लिहाजा कर्फ्यू क्षेत्र में आवश्यक सामग्री और आवश्यक सेवाओं की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। देखिए, अभी हम लोगों ने सुबह से यहाँ पर सब्जी और दूध वगैरह वितरण करना शुरू कर दिया था। तो दूध में इस प्रकार से सब्जी वितरण की जा रही ताकि ज़्यादा लोग ना आए। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बाहर बुलाया गया और उनको लाइन बाय लाइन 8-10 लोगों को बुलाया गया एक बार में, और उसको राशन वितरण की कार्रवाई भी हम लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा अभी चारे की डिमांड भी की जा रही है, जानवर भी हैं यहाँ पे हैं। तो अभी हमने बात करी है, तो थोड़ी देर में देखिए, अभी जो प्रभावित क्षेत्र था वहाँ पर कर्फ्यू जारी है, लेकिन वहाँ पर दूध, सब्जियाँ, राशन, दवाएं और की आपूर्ति सामान्य की जा रही है। वहाँ पर मजिस्ट्रेट और जो आपूर्ति विभाग के लोग लगे हैं वो
गांव चलो अभियान के तहत किच्चा विधानसभा के प्रभारी भरत भूषण चुन ने आपको बता दें कि उधम सिंह नगर की ग्राम सभा कोरिया चकोनी बूथ संख्या 14 पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चुन ने यह भी कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और आने वाले लोकसभा में कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत फिर से केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। हम लोग सभी कार्यकर्ताओं की बूथ संयोजक से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री केंद्र के हों, प्रदेश के हों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी परसों एक गांव में गए। हम लोग भी 9 तारीख को एक गांव किच्चा विधानसभा में, एक गांव चकोनी में घूमा पूरा दिन और उसके बाद शाम को वहां 2 सभाएं की, लगभग 50 लोगों की। हमने बताया कि क्या वैसे तो सबको जानकारी है, आजकल सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिलती भी रहती है, न्यूज के माध्यम से भी, लेकिन हमने फिर भी जाके अपने पत्रक बांटे और बताया कि मोदी जी ने कैसे सम्मान निधि शुरू की। आज तक कोई सम्मान निधि। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।